और इनकी वजारतों के लोगों ने इनको बताया जब ये हुकूमत से निकल चुके थे कि आपके जाने के बाद हमसे ये कहा गया कि इनकी करप्शन का कोई स्कैंडल निकालो, और उनके महकमे के लोगों को ये टास्क दिया गया कि सारी फाइलें खंगालो, कुछ निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी सूरत हाल में बैक टू बैक कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ख़ास तौर पर पंजाब इंतखाबात के मामले को लेकर अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, और ये सारी डिस्कशन और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात ये सारा मामला सिमट कर अब 2 दरख्वास्तों तक महदूद हो गया है। ये दोनों दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आज ही दायर की गई हैं, और क्या इनमें मौक़िफ़ अपनाया गया है और क्या ऑप्शन अब बाकी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, चीफ जस्टिस के पास और पीटीआई के पास, इनके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनान के नाम एक अहम पैगाम जारी कर दिया है और कहा है कि गली मोहल्लों में निकल आएँ। क्या कोई नई तहरीक शुरू होने वाली है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। और कल इस वक्त तक जो मुज़ाकरात जारी थे वो अचानक से ख़त्म क्यों हो गए, पीटीआई की तरफ से कहाँ पर डेडलॉक आया और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहाँ पर ज़िद की गई, ये अंदरूनी कहानी भी बाहर आ चुकी है। इंतखाबात का मामला तय होते होते तकरीबन रुका है, और फिर मुराद सईद का मामला इस वक्त हॉट डिबेट बना हुआ है। उनकी जान को बड़ा शदीद ख़तरा है। आखिर क्या कसूर है उस शख्स का, तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले आपका 1 मिनट लेना है मैंने। बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करने के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों का ये आलमी दिन मनाया गया, और इसको शहीद अरशद शरीफ के नाम किया गया। आज उसकी मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में हुई, और आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा कि थोड़ी सी बदनज़मी हुई। उस बदनज़मी पर मैं ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं करना चाहता कि ये अरशद शरीफ का मामला है, और मैं किसी सूरत ये नहीं चाहता कि अरशद शरीफ साहब के मामले को किसी भी तौर पर मुतनाज़े बनाया जाए या कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ लिंक हो। अरशद शरीफ साहब का ज़िक्र अच्छे लफ्ज़ों में और उनकी ये सारी एक्टिविटीज़ को बस अच्छे लफ्ज़ों में ही देखना और सुनना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा इस बदनज़मी के चंक के अलावा बाकी सारे सहाफ़ियों ने उनसे इजहार यकजहती किया। उन सहाफ़ियों ने भी इजहार यकजहती किया जो उनकी शहादत से पहले उनके बैरून मुल्क रवानगी पर ताने देते थे। फीडेड इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर डालकर ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे ये शख्स मुल्क से भागा है। आज उन लोगों ने भी स्टेज पर खड़े होकर तकारीर की हैं और अपने दिल की बातें की हैं। मैं अच्छा बुरा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन काश उस वक्त भी ये लोग अरशद शरीफ की उन मजबूरियों को समझते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ मामला मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, फिर आखिर में मैंने मुराद सईद के हवाले से बात करनी है, उनसे रब्ता भी हुआ और क्या इस वक्त सिचुएशन है, थोड़ी सी बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन मुल्क की सियासी सूरत हाल पर थोड़ी सी बात करते हैं। पंजाब इंतखाबात का मामला इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ है। आज 3 मई है, गालबन 11 दिन का वक्त बाकी है जब सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है 14 मई का, उसके ऊपर अमल दरामद होना है, लेकिन कोई इस वक्त तक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही और गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शन की तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है। अब ये सारी बहस और ये सारा इस वक्त इंतखाबात का जो मामला है वो 2 आइनी दरख्वास्तों के इर्द गिर्द सिमट रहा है। जितनी दरख्वास्तें इधर उधर से आई थी वो सब एक साइड पर कर दीजिए, सिर्फ 2 दरख्वास्तों पर आके मामला रुक गया है। पहली दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है, ये नज़रसानी की दरख्वास्त है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि आपने 4 अप्रैल का जो फ़ैसला दिया था 14 मई को इंतखाब कराने का, वो फ़ैसला आप वापस ले लीजिए। हम इंतखाब कराने की पोजीशन में नहीं है, हम नहीं करा सकते। एक इदारा जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कराना है वो कह रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। वजह उनके पास एक सॉलिड मौजूद है कि हमें तो फ़ंड नहीं मिले, और फ़ंड मिलते तो हम इंतज़ामात करते। ये होगी एक दरख्वास्त। दूसरी दरख्वास्त आज पीटीआई की तरफ से दायर की गई है मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि आपका जो 4 अप्रैल का फ़ैसला था आप उसी के ऊपर अमल दरामद कराते हुए 14 मई को इंतखाबात कराएं। ये प्ली ली गई है पीटीआई की तरफ से। अब क्या ऑप्शन है पीटीआई के पास, क्या ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या ऑप्शन है हुक्मरान जमात के पास, ये क्वेश्चन है। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की अपील मानते हुए अपने इस फैसले से पीछे हट जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हम इस मामले में बहुत आगे तक आ चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने टॉप जो एजेंसीज़ हैं उनकी फ़राहम की गई मालूमात हैं उसकी बुनियाद पर भी कहा कि अब हम पीछे नहीं जा सकते, तो इलेक्शन कमीशन की ये नज़रसानी की दरख्वास्त मेरा नहीं ख्याल कि एंटरटेन हो सकेगी।
पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतज़ार करे या फिर नेशन वाइड किसी मूवमेंट की तरफ बड़े दबाव बरकरार रखने के लिए नॉट ऑन सुप्रीम कोर्ट बल्कि हुक्मरान जमात के ऊपर अपना प्रेशर या दबाव बरकरार रखने के लिए वो नेशन वाइड कोई मुहिम लॉन्च करना चाहते हैं। उससे पहले हल्के फुल्के ट्रेलर दिए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा अभी 1 मई पर इमरान खान ने रैलीज़ निकाली 3 बड़े शहरों में। अब एक बार फिर उन्होंने अपने ताज़ा तरीन पैगाम में कहा है कि जनाब हफ्ते के रोज़ सारे पाकिस्तानी शहरों में गली मोहल्लों में मगरिब की नमाज से 1 घंटा पहले यानी दिन की रोशनी में निकलें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती करें। ये पीटीआई के पास ऑप्शन है। हुक्मरान जमात के पास क्या ऑप्शन है सिवाय कन्फ्रंट्रेशन के? इस वक्त उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। या तो अदालत का हुक्म मान ले या फिर कन्फ्रंट्रेशन है। और कन्फ्रंट्रेशन में क्या है, नुकसान ही नुकसान है। और इसका इजहार कल ख्वाजा आसिफ साहब अपनी तकरीर में कर चुके हैं और दबे लफ्ज़ों में वो ये पैगामात और ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं कि अगर नाअहली का कोई हुक्मनामा जारी किया गया या वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करने पर या तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई इनिशिएट की गई तो फिर रिटेलिएट किया जाएगा। और ऐवान का सहारा लेके वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ लॉन्च करना चाहते हैं वो आपके सामने है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं। कल इसी वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था और वहाँ पर भी ये इंतखाबात का मामला ज़ेर बहस था कि मुज़ाकरात हो रहे थे। अच्छा, इन मुज़ाकरात में पीटीआई की तरफ से 4 तजावीज़ दी गई थी जिनमें से एक को भी नहीं माना गया। जैसे ही ये मुज़ाकराती सेशन ख़त्म हुए, यहाँ पर बारीक वारदात है, आप ज़रा इसको नज़र में रखिएगा, आपने भी शायद महसूस किया होगा। जो हुकूमती लोग हैं वो फ़ौरन निकले, वहाँ पर पीटीवी का कैमरा बिल्कुल स्टैंड बाई था, निकले जल्दी से और उन्होंने टॉक करके और जो रिपोर्टर वगैरह थे उनको कहा कि मुस्बत पेशरफ्त है, मामला आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह आगे चलेंगे तो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। हालांकि मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके थे, डेडलॉक आ चुका था और पीटीआई के जो लोग बाहर आए उन्होंने जब टॉक की उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ और अब डेडलॉक पैदा हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, पीटीआई ने इस सारे मुज़ाकराती अमल के दौरान अपनी 4 दरख्वास्तें या गुजारिशात या सिफारिशात आप कह सकते हैं वो रखी थी। नंबर 1, कौमी असम्बली 14 मई से पहले तहलील कर दी जाए। ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली भी एक साथ तहलील कर दी जाए ताकि एक ही रोज़ मुल्क में इंतखाबात हो सके। ये शर्त नहीं मानी गई। दूसरी शर्त ये थी कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर तहलील के 60 दिन के अंदर अंदर मुल्क भर में इंतखाबात कराए जाएँ, यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंतखाब कराए जाएँ। नून लीग क्या चाहती थी वो मैं अगले हिस्से में बताता हूँ, ये पीटीआई का फ़िलहाल बता रहा हूँ। पहला मुतालबा 14 मई से पहले असम्बली तहलील, दूसरा मुतालबा असम्बली की तहलील के 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर, और फिर तीसरा ये था कि अगर इस बात पर इत्तफाक हो जाता है तो फिर इस सारे मामले को आइनी कवर देने के लिए एक बार आइन में तरमीम करना पड़ेगी, यानी 90 दिन से बाहर जा रहा है इलेक्शन तो इसको आइनी कवर फ्राहम करने के लिए एक आइनी तरमीम करना होगी आइन में। और उसके लिए पीटीआई ये चाहती थी कि जो पीटीआई के अरकान हैं उनको असम्बली में वापस बुलाया जाए। साथ ही जो अपोजिशन लीडर का ओहदा था वो भी पीटीआई के पास आना था और वहाँ से निगरान सेटअप का क़याम शुरू होना था। लेकिन हुक्मरान जमात ये चाहती थी कि अपोजिशन का ओहदा उन्हीं के पास रहे, राजा रियाज के पास रहे, इसलिए वो पीटीआई को किसी सूरत नहीं देना चाहते ताकि निगरान सेटअप का जिस तरह मोहसिन नकवी को बनाया गया इसी तरह वो अपना लाइक माइंडेड बंदा लाकर निगरान हुकूमत का क़याम अमल में ला सके। इसलिए ये दरख्वास्त भी रिजेक्ट हो गई। फिर ये मुतालबा किया गया था कि तमाम जो मामलात होंगे, जो भी माना जाएगा मुतालबा, उसको तहरीरी शक्ल में ड्राफ्ट करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा बतौर गारंटी और सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटर बनेगी। तो इस सारे मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। अब मैं बताता हूँ कि मुस्लिम लीग नून क्या चाहती थी। मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि 15 जुलाई को असम्बली तहलील हो। पीटीआई चाहती थी कि 14 मई को तहलील कर दी जाए। नून लीग चाहती थी कि नहीं, हम पहले बजट अनाउंस करेंगे, बजट देने के बाद 15 जुलाई को असम्बली तहलील करेंगे और 15 सितंबर को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। तो अगर 15 सितंबर तक मामला लेके जाना है तो ये पीटीआई को काबिल कबूल नहीं था, इसलिए यहाँ पर आया डेडलॉक। अब इमरान खान ने और उनकी जमात ने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करा दी है और उनसे कहा गया है कि आपके कोर्ट में अब बॉल वापस आ चुकी है, आप फैसला करें, जो आपका 14 मई का एक हुक्मनामा है उसी के ऊपर अमल दरामद कराया जाए। चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए नून लीग ने साकिब निसार के ऊपर रेफरेंस दायर कर दिया है और साथ ही इमरान खान के ऊपर इलेक्शन कमीशन में कि जनाब देखें टिकटों की खरीदो फरोख्त हो रही है, टिकटें तकसीम हो रही हैं तो इनमें पैसा लिया जा रहा है।
बेसिकली ये सारा कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये साकिब निसार को जो कुर्बानी का बकरा या बली का बकरा बनाया जा रहा है, ये मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए है। तो आज ये ताज़ा रेफरेंस दायर कर दिया गया है। एक तरफ ये रेफरेंस दायर किया गया है, तो काउंटर, अब पीटीआई काउंटर स्ट्राइक क्या करेगी, वो हरजाने का नोटिस भेजेगी ख्वाजा आसिफ को। कल आप देख लीजिएगा, ये हरजाने का नोटिस आ जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि हमने टिकटों की तकसीम में पैसा लिया, आप साबित करें, या आप साबित करें या फिर 10 अरब रुपया हरजाना अदा करें। तो ये नोटिस तैयार हो गया है, कल आप इसको मीडिया पर भी सुन लेंगे। मेरी तो इतला यही है कि इसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। अब आ जाइए एक सबसे अहम डेवलपमेंट जो है मुराद सईद के हवाले से। मुराद सईद की जान को इस वक्त शदीद ख़तरा है और उनका जो एक मौक़िफ़ है अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए, उसकी वजह से है। उनको बहुत करीब से देखा है। आज मैंने एक ट्वीट भी किया कि ये शख्स 3.5 साल तक वज़ीर रहा, लेकिन कोई करप्शन या कहीं से कोई किक बैक या मनी लॉन्ड्रिंग, एक रुपए की करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित अभी तक नहीं हो सका। जहाँ तक बात है इल्ज़ाम लगाने की, आप 1 सेकंड में लगा सकते हैं, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें। कोई भी हुक्मरान जमात का शख्स इल्ज़ाम लगा दे और वो इल्ज़ाम ख़बर में छप जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुराद सईद ने कोई करप्शन कर ली है। अगर कोई करप्शन की होती तो आपको लगता है कि ये हुकूमत मुराद सईद को स्पेयर करती, एक मोमेंट के लिए भी स्पेयर करती? कतई ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए मुराद सईद के ऊपर जब करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, 2 मेंबर हैं पीटीआई के जिनको खंगाला गया है बहुत बुरी तरह कि कहीं से कोई करप्शन का एलिमेंट निकला है। एक मुराद सईद, दूसरे उस्मान डार। इन दोनों की वजारतों में बहुत ज़्यादा पैसा था जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। मुराद सईद का सड़कों की तामीर के इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और उस्मान डार के पास वैसे 100 अरब का बजट था जो उन्होंने नौजवानों में तकसीम करना था। और इनकी वजारतों के लोगों ने इनको बताया जब ये हुकूमत से निकल चुके थे कि आपके जाने के बाद हमसे ये कहा गया कि इनकी करप्शन का कोई स्कैंडल निकालो, और उनके महकमे के लोगों को ये टास्क दिया गया कि सारी फाइलें खंगालो, कुछ निकालो, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। तो अगर कुछ निकला होता तो इन लोगों के ख़िलाफ़ अब तक पता नहीं कितने मुकदमे, कितनी गिरफ्तारियाँ, छापे, सारा कुछ हो चुका होता। मुराद सईद का कसूर ये है कि उसकी बहुत सारी बातों से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है, लेकिन जितना मैं उसको करीब से जाना, देखा, वो शख्स पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लोगों से या क्या कह लीजिए अपनी सरज़मीन से बेवफाई नहीं कर सकता। वो अपने लोगों का अच्छा सोचता है, अपने मुल्क का अच्छा सोचता है। जिसके घर में एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई हो कि उसकी जो वालदा हैं वो पैरालाइज़ हैं इस सारे मामले से, तो उसके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो शख्स अगर कुछ कह रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार अगर कुछ कह रहा है, तो तहम्मुल से एक बार उसकी बात को भी सुन लिया जाए। मैं पहले भी एक व्लॉग में कह चुका हूँ कि 100% मैं भी इत्तफाक नहीं करता मुराद सईद की बातों से, लेकिन 99.99% करता हूँ। कहीं पे हो सकता है कि 1 सेंट वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर जहाँ पर बाकी वो ठीक है, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए ठीक है, तो कम से कम उसकी बात को सुना जाना चाहिए। आप लोग अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।